नमस्कार, प्रदीप कृष्णाथ से बात कर रहा हूँ और हम लोग रिलायबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं। मैंने संक्षिप्त और थोड़ा उचटता हुआ या सतही वर्णन मैंने रिलायबिलिटी के बारे में बताया था और मुख्य रूप से मैंने आपको ये बताया था कि कंटेंट एनालिसिस जब होती है तो अगर आपके पास एक से ज़्यादा कोडर्स हैं तो आपको ये सुनिश्चित करना पड़ता है कि क्या वो कैटेगरीज़ में जो न्यूज़ आइटम हैं वो सही डाल रहे हैं नहीं डाल रहे हैं। एक ही आइटम को एक से ज़्यादा कोडर सही तरह से कैटेगराइज कर रहा है नहीं कर रहा है और उसका एक प्रतिशत आप निकाल सकते हैं, उसका एक आप इंटर कोडर रिलायबिलिटी आप उसकी तय कर सकते हैं। मतलब स्टैटिस्टिक्स के द्वारा आप ये बता सकते हैं कि 10 में से 8 या 9 या 10 के 10 जो है उन्होंने ठीक तरह से अपने कैटेगराइज ठीक किया था। तो ये मोटी रूप से, और इसका मतलब ये था रिलायबिलिटी का कि रिपीटिबिलिटी और कंसिस्टेंसी। मैंने कल आपसे कंसिस्टेंसी के बारे में बात की थी। मतलब जब आप रिलायबिलिटी तय करते हैं, जब आप वो एक ही कैटेगरी में डालते हैं तो कंसिस्टेंटली ये काम होना चाहिए। देखिए, आप लगातार तो आप उसकी रिलायबिलिटी तय नहीं कर सकते हैं। शुरू में आप 20-30 लगभग 30 आइटम देते हैं, वही 30 आइटम की आप एक 30 आइटम तय करते हैं और आपके पास 2 कोडर हैं तो उसकी आप 2 ज़ेरॉक्स बनाते हैं तीनों 30 आइटम्स की। एक ज़ेरॉक्स इसको देते हैं 30 आइटम का, दूसरे 30 आइटम का ज़ेरॉक्स दूसरे कोडर को देते हैं और उसके साथ एक डॉक्यूमेंट और देते हैं, कोडिंग शीट वगैरह, और उसमें बताते हैं भाई ये कैटेगरीज है, ये कैटेगरी की परिभाषा है। अब आप ये 30 आइटम्स को बताइए कौन सी कैटेगरी में डालेंगे, इंटरनेशनल में डालेंगे या नेशनल में डालेंगे। और होना ये चाहिए कि 30 आइटम में से लगभग 25 आइटम या 24 से ज़्यादा आइटम, जो लगभग आपका 80% हो गया समझता हूँ मैं, अधिकांश आइटम जो हैं, जितने ज़्यादा आइटम वो सही कैटेगरी में डालें आप ये तय कर सकते हैं, है ना। तो इसको अपन कहते हैं कंसिस्टेंटली ऐसा ही काम होना चाहिए। तो रिलायबिलिटी में मुख्य रूप से आप ये कह सकते हैं कि रिपीटिबिलिटी जो है वो एक जैसी हो और कंसिस्टेंटली भी एक ही तरफ से वो आइटम, जितनी ज़्यादा आपको रिपीटिबिलिटी और कंसिस्टेंसी मिलेगी उतने ज़्यादा आप ये कह सकते हैं कि भाई मेरे कोडर्स ने रिलायबली इनको एक ही कैटेगरी में डाला है। तो ये हो गई मोटी रिलायबिलिटी की बात। अब मैं आपको इंटर कोडर रिलायबिलिटी के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। इंटर कोडर रिलायबिलिटी कैसे कैलकुलेट की जाती है तो मैं आपको आज नहीं बताने वाला, क्योंकि उसमें थोड़ी स्टैटिस्टिक्स वगैरह जानना चाहिए। मैं आपको कुछ बता दूंगा, आपको समझ में नहीं आएगा तो उसका फ़ायदा क्या होगा। तो ये ज़िक्र जो है हम लोग जब अपन स्टैटिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे उस समय मैं आपको जो है ना इंटर कोडर रिलायबिलिटी के बारे में बता दूंगा। फ़िलहाल मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इंटर कोडर रिलायबिलिटी के बारे में आपको क्या क्या ध्यान देना चाहिए। तो पहली बात तो, और बड़ी जैसे बार बार बता रहा हूँ, अगर आपके पास एक से ज़्यादा कोडर हैं, 2 या 2 से ज़्यादा कोडर आपके पास हैं, तो फिर आपको इंटर कोडर रिलायबिलिटी को कैलकुलेट करना चाहिए। तो दूसरी बात उसके अंदर ये है कि कब आपको जो है इंटर कोडर रिलायबिलिटी तय करना चाहिए। कौन से ऐसे सिचुएशंस हैं, कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें आपको इंटर कोडर रिलायबिलिटी जो है आपको कैलकुलेट करना ज़रूरी हो जाता है। तो हर स्टडी के लिए ये बात समझना ज़रूरी है कि हर स्टडी के लिए आपको इंटर रेटर या इंटर कोडर रिलायबिलिटी तय करना ज़रूरी नहीं है। कुछ ऐसी पत्रिकाएं, रिसर्च जर्नल्स होती हैं जो मांगती हैं आपसे, कंटेंट एनालिसिस का आप पेपर भेज रहे हो तो फिर वो इंटर कोडर रिलायबिलिटी आपसे मांगती हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको इंटर कोडर रिलायबिलिटी तय करना ज़रूरी है। और मैं समझता हूँ कोई भी अच्छा जर्नल जो है वो आपसे इंटर कोडर रिलायबिलिटी मांगता है, पूछता है, अगर आपने 2 या 2 से ज़्यादा आपने अगर कोडर इस्तेमाल किए तो हैं। तो दूसरी स्थिति फिर ये है कि जब आप क्वालिटेटिव कंटेंट एनालिसिस कर रहे हैं उस समय तो आपके लिए बेहद ज़रूरी है कि आप इंटर कोडर रिलायबिलिटी दें। हमने मूलतः जो है क्वांटिटेटिव कंटेंट एनालिसिस के बारे में बात की है, वहाँ भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, मगर जब आप क्वालिटी करते हैं तो ये अति महत्वपूर्ण है कि आप इंटर कोडर रिलायबिलिटी के बारे में उसका जिक्र करें। और अगर आपने एक से ज़्यादा इन्वेस्टिगेटर्स को इस्तेमाल किया है जैसे मैंने बताया, तो आपको फिर इंटर कोडर रिलायबिलिटी तय करना ज़रूरी है। और अगर आप इस बात को सुनिश्चित करना चाहते हैं कि काम बड़े ही अच्छे ढंग से हो, कंसिस्टेंटली जो है उसको कैटेगराइज ठीक ढंग से किया जाए किसी न्यूज़ आइटम को, तो फिर जो है ना आप जो है ना इंटर कोडर रिलायबिलिटी निश्चित आप रूप से तय करें। जर्नल मांगेंगे ना मांगे, आपको ही बताना ज़रूरी है कि ये आपने काम किया था
और ये आपकी इंटर कोडर रिलायबिलिटी है। तो ये बातें इस कंडीशंस में जो है आपको इंटर कोडर रिलायबिलिटी बताना ज़रूरी होती है। कब ऐसी कौन सी स्थितियां हैं, सिचुएशंस हैं, कॉन्टेक्स्ट हैं जहां आपको इंटर कोडर रिलायबिलिटी बताने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ऐसी स्थितियां हो सकती हैं जैसे आप ये जानना चाहते हैं कि एक ही आइटम को किस अलग अलग दृष्टिकोण से समझा जा रहा है। कंटेंट एनालिसिस, क्वालिटेटिव कंटेंट एनालिसिस है। एक आइटम है, एक व्यक्ति आपने दिया, प्रधानमंत्री का चित्र बना दिया और ये जानना चाहते हैं कि भाई कोडर्स या व्यक्ति आपको किस किस तरह से उसका अध्ययन कर रहा है, किसको अच्छा कह रहा है, किसको बहुत अच्छा कह रहा है, उसको आज तक ऐसा प्रधानमंत्री नहीं हुआ कह रहा है। जब इस तरह की बातें हैं, जब आपको डाइवर्स ओपिनियंस कलेक्ट करना है एक आइटम के बारे में, एक सेंटेंस के बारे में, एक न्यूज़ आइटम्स के बारे में, विभिन्न लोगों से, विभिन्न कोडर्स से, तो फिर आपको जो है ना इंटर कोडर रिलायबिलिटी पता लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका उद्देश्य यही है कि व्हाट आर द डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, कौन से विभिन्न दृष्टिकोणों से एक स्थिति को, एक समस्या को, एक व्यक्ति को, जो भी आप जिस चीज़ का भी अध्ययन कर रहे हैं उसका कैसे उसको समझा जाता है, उसको किस दृष्टिकोण से देखा जाता है। फिर आपको इंटर कोडर रिलायबिलिटी कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जब आप एक्सप्लोरेटरी स्टडी कर रहे हैं, एक्सप्लोरेटरी स्टडी क्या हुई? एक्सप्लोरेटरी स्टडी ये हुई कि जब कुछ आप नई चीज़ निकल कर आई उसको आप पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे समझिए आप पैंडमिक के बारे में कुछ एक्सप्लोरेटरी स्टडी कर रहे हैं, है ना। पैंडमिक क्यों होता है? शुरू में 2020 के शुरू में जब दिसंबर में या जनवरी, फरवरी, मार्च के अंदर जब ये आइटम न्यूज़पेपर्स में या टेलीविज़न पे आने लगा पैंडमिक के बारे में, तो आप जानना चाहते हैं कि भी अखबारों ने इसको कैसे प्रदर्शित किया, कैसे इसको प्रोजेक्ट किया, कैसे उसका वर्णन किया। ऐसी स्थिति में जब आप एक्सप्लोरेटरी स्टडी कर रहे हैं तो वहाँ भी आपको उसका कंटेंट एनालिसिस तो कर सकते हैं कि जनवरी, फरवरी, मार्च के अखबारों में शुरू में 2020 में या 2019 में दिसंबर में अखबारों ने इसका कैसे बताया था। तो उस स्थिति में जब आप एक्सप्लोरेटरी स्टडी कर रहे हैं, जब आपको जो है कंटेंट या इंटर कोडर रिलायबिलिटी पता लगाने की ज़रूरत नहीं है। और इंटर कोडर रिलायबिलिटी ज़रूरी क्यों है, अब इससे अपन थोड़ी सी बात कर लें। एक तो ये है कि इंटर कोडर रिलायबिलिटी कंटेंट एनालिसिस का एक महत्वपूर्ण अंग है। और रिलायबिलिटी जो है, अब इसको एक बात को आप सुन लीजिए, इसको शायद आप पूरी तरह से अप्रिशिएट नहीं कर पाएँ। अगर रिलायबिलिटी कम है तो इस पर वैलिडिटी पे भी सवाल खड़ा हो जाता है। वैलिडिटी बेसिकली क्या है? आर यू स्टडिंग व्हाट यू क्लेम यू आर स्टडिंग? डज दिस आइटम और डू दीज क्वेश्चंस मेजर व्हाट यू क्लेम दैट यू आर मेजरिंग, है ना। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो अगर रिलायबिलिटी आपकी कमज़ोर है, कम है, 0.50 या 0.60 से कम है, उससे ज़्यादा भी, उससे 0.70 से भी अगर कम है, कुछ स्टडीज़ में, एक्सप्लोरेटरी स्टडीज़ में अगर आप कैलकुलेट कर भी लेते हैं तो शायद 0.70 तक इसका काम चलता है। तो अगर आपकी रिलायबिलिटी जो है 0 और 1 के बीच में होती है कभी भी ना, तो अगर आपकी रिलायबिलिटी अगर 0.50 से कम है या 0.60 से कम है तो फिर इस पे जो है सवाल या निशान खड़ा हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में भी आपको क्या करना चाहिए? फिर से उनको समझाना चाहिए, ट्रेनर्स को, कोडर्स को, फिर उसको बताना पड़ेगा, आपको ट्रेनर को बताना पड़ेगा कि भाई ये इस तरह से इसका क्लासिफिकेशन होगा। आप लोगों की जो कोडर की जो रिलायबिलिटी है बहुत कमज़ोर है, कम है, इसका मतलब आप एक ही न्यूज़ आइटम को अलग अलग खाने में डाल रहे हो, ऐसे काम नहीं चलेगा। और अगर समझिए, एक बात और बता दूं मैं आपको, अगर आपकी स्टडी समझिए आप 20-30 साल के अखबारों का अध्ययन कर रहे हैं, ऐसा तो अक्सर हम लोग कम करते हैं, विदेशों में बहुत ज़्यादा काम हुआ है ये। ऐसी स्थिति में भी आपको समय समय पर जो है रिलायबिलिटी कैलकुलेट करते रहना चाहिए। अगर आपके पास सीमित 2, 3 या 4 कोडर हैं और आपको समझिए 1 साल लग जाएगा, तो भाई ज़रूरी नहीं है कि आपने शुरू में जो इंटर कोडर रिलायबिलिटी तय की है वो 4 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, 8 महीने के बाद कोडर्स वैसे ही करें। क्योंकि देखिए सवाल ये उठता है कि आदमी थक जाता है, आदमी बोर हो जाता है, आदमी का दिमाग भटकने लगता है, तो कभी कभी जो है अलग कैटेगरी में कोई न्यूज़ आइटम को या किसी को डालने में गड़बड़ हो जाती है। इसके लिए अगर आपकी स्टडी लंबी है ना, तो फिर आपको जो है ना समय समय पर इंटर कोडर रिलायबिलिटी चेक करते रहना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। तो ये तो बात होगी व्हाई इज़ इंटर कोडर रिलायबिलिटी, जिसका मैंने आपको एक कारण बताया कि भाई अगर रिलायबिलिटी कमज़ोर है तो फिर आपकी वैलिडिटी भी कमज़ोर होगी। और
हाउ टू कैलकुलेट, देखिए इंटर कोडर रिलायबिलिटी को कैलकुलेट करने के कई तरीके थे। आखिरी बात जिसको मैं बता रहा हूँ, एक तो सिंपली है परसेंटेज टर्म्स में कि भाई मैंने इनको 30 आइटम दिए थे और 30 आइटम को मान लीजिए आप इसको 100% मान लें, उसमें से जो है इन लोगों ने 80% या 86% या 85% या 80% जो है ठीक किया। तो परसेंटेज कैलकुलेशन करना तो बहुत आसान है, आप जानते हो। जैसे 30 में से 24 आइटम उन्होंने सही अगर किए हैं तो 100 में से कितने, तो 100 × 25/30 तो आपको आ गया 80%। तो 80% जो है वो ठीक ठाक आपकी परसेंटेज टर्म्स में रिलायबिलिटी ठीक है। तो बड़े आसान तरीके से जो है ना आप जो है ना इंटर कोडर रिलायबिलिटी तय कर सकते हैं अगर परसेंटेज टर्म में कर रहे हैं। एक होता है होल्स्टी, HOLSTI, होल्स्टी मेथड भी होता है जिसको भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे। एक होता है स्कॉट्स पाई, PI, स्कॉट SCOTT। तो स्कॉट्स पाई जो होता है ये भी एक तरीका है आपका इंटर कोडर रिलायबिलिटी को कैलकुलेट करने का, और जो अक्सर इस्तेमाल होती है जब आप 2 से ज़्यादा कोडर हैं या ऐसी कोई चीज़ जब ज़रूरत पड़ती है तो कोहेन्स कापा, KAPPA, कोहेन COHEN। तो कोहेन कापा COHEN, कोहेन जो है किसी रिसर्चर का नाम है, और कापा KAPPA, कोपा। तो इसको भी के से इसको संबोधित करते हैं, के छोटा के है ना अंग्रेज़ी में। तो ये इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और आखिरी में एक और तरीका है कंटेंट एनालिसिस पे, जो आजकल लोग ज़्यादा किताब रेफ़र करते हैं, जो मोर रीसेंट है, करीब 10-15 साल पुरानी किताब है, क्रिपेंड्रॉफ। इसकी स्पेलिंग मैं आपको बता दूं, KRIPPENDORFF, क्रिपेंडॉर्फ। तो इसका जो अल्फ़ा जो है वो भी एक और तरीका है अपना रिलायबिलिटी कैलकुलेट करने का। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जो है ना कंटेंट एनालिसिस मूलतः जब क्वालिटेटिव कंटेंट एनालिसिस में रिलायबिलिटी कैसे कैलकुलेट हो सकती है। और जब उसको पहले सैम्पल डेटा देते हैं और फिर उसके बाद जो है ना आप तय कर लेते हैं कि भी कि, और उस समय तक उनसे सैम्पल डेटा पे काम कराते रहते हैं जब तक उनको ठीक एक अच्छी आपको परसेंटेज टर्म से 80% कम से कम आपको रिलायबिलिटी वो कोडर्स के बीच में नहीं मिल जाती है। तो ये बातें जिसको मुझे करनी थी। और एक बार जब इंटर कोडर रिलायबिलिटी आप इस्टेब्लिश कर लेते हैं और अच्छी आपको पाई जाती है तो फिर उनको आप पूरे आइटम्स दे दीजिए, बोले आप इसी आधार पे कीजिए। होता यह है कि जब काम करना शुरू कर देते हैं दूसरे आइटम आते हैं, कभी शक होती है तो एक दूसरे से कंसल्ट कर सकते हैं या रिसर्चर से कंसल्ट कर सकते हैं। और जैसे मैंने बताया कि कभी कभी स्थिति ऐसी भी आ जाती है कि आपको अपने कैटेगरीज़ की परिभाषा भी बदलनी पड़ती है। इस स्थिति का भी आप ध्यान दें। तो जो रिसर्चर होता है वो उसको वहाँ उपलब्ध होना चाहिए, समय समय में से उनसे अपने कोडर से संपर्क करते रहना चाहिए। कोई दिक्कत आ रही है तो तीनों को बैठ के, अगर 2 कोडर हैं तो तीनों को बैठ के, रिसर्चर और 2 कोडर्स को बैठ के बातचीत करनी चाहिए। तो इसमें से जो है डिस्कशन में, डायलॉग में, डिबेट में, कंसेंसस में ये चीज़ें मदद करती हैं। एक तरीके की एक टीम स्पिरिट भी इसमें आती है, काम में दिलचस्पी बढ़ती है और आपका काम भी अच्छी तरह से होता है। तो हमने जो है इस बार इंटर कोडर रिलायबिलिटी के बारे में इतनी बात की। नमस्कार।